हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो नीट का एग्जामिनेशन यहां पर समाप्त हो चुका है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था जबरदस्त आपने परफॉर्मेंस दी है और वो हमें पता भी चला है। क्यों मैम? बिल्कुल सर, जहां से और सबसे बड़ी बात है सर, इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कराए हैं। जी जी मैम, बिल्कुल। क्वेश्चन मैं ये भी नहीं बोल रही कि स्टेटमेंट ऊपर नीचे हुई है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे कराए हैं। बट अभी का फोकस हमारा ये रहने वाला है कि हम लोग करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस, ताकि आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। क्योंकि फिर बाद में पूछता है ना, एनटीए की तरफ से एक आता है कि आप बताओ आपको कोई चैलेंज करना है या नहीं करना। yes. तो आपको कोई डाउट नहीं रहना तो चाहिए। यहां पर आपके माइंड में सब चीजें हो जाएंगी क्लियर, कहां पर आप यहां पर चैलेंज कर सकते हैं और कहां पर आपको यह पता है कि यस दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसी के लिए डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं हम यहां पर। करिए, मैं आपको ज्वाइन कर। जी मैम बिल्कुल। तो बच्चे देखिए, शुरुआत में जो सबसे पहला सवाल हमारे सामने यहां पर आया है 151 जो क्वेश्चन है, ये हमारा सीधे उठकर आया है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। जैसा हमने डिस्कस किया कि यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ नेचुरल, जैसे मैम कहते हैं भाई डब्बा बना देते हैं यहां पर हम। ठीक है, नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन इनमें कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रेडिशनल नहीं है, नेचुरल। ठीक है, तो भाई पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को लेकर हम बात करते हैं तो ऑब्वियस तौर पे ये कहा जाता है। ठीक है, जो टाइम पीरियड हमारे सामने में आता है क्या कि 10 to 17 डेज को यहां पर बिवेयर करके अगर कोइटस किया जाता है तो प्रेगनेंसी यहां पर अटेन नहीं होगी, कंसीविंग नहीं होगी। तो ये वाली बात एकदम सही है। फिर लैक्टेशनल एमेनोरिया, जब पार्चुरेशन हो जाता है उसके बाद भी 6 मंथ है ना, 6 मंथ, ये हमने यहां पर जब सेशन भी लिए थे आप सभी के साथ में नीट फिनाले के, वहां पर भी डिस्कस हमने किया था कि 6 मंथ भी उसके बाद तक आपके लिए मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है तो ओवुलेशन भी नहीं होगा, इस कारण से प्रेगनेंसी वहां पर अटेन नहीं हो सकती। तो ये भी नेचुरल है। ठीक है, लेकिन वॉल्ट्स की जब बात आ जाती है तो वॉल्ट जो है ये यहां पर नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल मेथड है, एक बैरियर के रूप में यहां पर ये काम करता है। तो वॉल्ट अपने आप में आर्टिफिशियल है। ठीक है ना, तो भाई नेचुरल पूछा जा रहा है हमसे, तो ठीक है ना, नेचुरल पूछा जा रहा है। और कोइटस इंटरप्टस है, यहां पर ही बात आ जाती है, जैसे हम लोग कहते थे क्या, विड्रॉल मेथड। ठीक है ना, तो भाई ऐसे में आप इन तीनों मेथड को तो नेचुरल मान सकते हो पर वर्ल्ड को आप नहीं मानते। दैट्स वाई यहां पर थर्ड आपका राइट आंसर निकल कर आया है। आई होप ये सब कुछ क्लियर है। आ जाओ अब मेरे साथ में नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल जो आया है, जैसे कि भाई हमने कहा अब की बार कॉलम मैचिंग के ऊपर में जबरदस्त ध्यान दिया है नीट ने। तो देखो भाई यहां पर अगर आप सबसे पहले कॉमन कोल्ड को देखते हो तो कॉमन कोल्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल क्योंकि मल्टीपल वायरस रहते हैं, पर जिस कैटेगरी के अंदर में ये आते हैं ये है हमारे राइनो वायरस। ठीक है, फिर इसके बाद हीमोजोइन की बात आती है तो ये वही आप कह लीजिए कि टॉक्सिन है जो कि मलेरिया का जो आप कह लीजिए स्टेज जो क्या आरबीसी के अंदर में चल रही होती है वहां पर से निकलकर बाहर आता है जब आरबीसी रप्चर होती है। ठीक है ना, तो ये क्या प्लाज्मोडियम का करतूत है ये। हाँ यस, तो हीमोजोइन जो है ये हमारी प्लाज्मोडियम से जाकर कनेक्ट हो जाती है। विडाल टेस्ट अनडाउटेडली टाइफॉइड के लिए डेडिकेटेड है और एलर्जी जो है यहां पर ये डस्ट माइन के अंदर में देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपने यहां पर ध्यान से देखा कि ए जा रहा है 3 के साथ तो बच्चे केवल और केवल एकमात्र ऑप्शन हमारे पास सेकंड ही है जो करेक्ट है। ठीक है, तो नीट ने अब की बार कोशिश करी है कि बच्चों का बहुत ज्यादा समय ना लगे, अगर उन्होंने ध्यानपूर्वक एक ही चीज को ऑब्जर्व किया तो भी आंसर किया जा सकता है। अब क्लियर कर देख रहे हैं, सेकंड हमारा आंसर आ भी चुका है केवल एक को ही ऑब्जर्व करके। चलो अगले पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान देना है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, पहला हमारे सामने स्टेटमेंट आती है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर स्टीयरिंग टाइप। ऑब्वियस तौर पर जो बायोरिएक्टर्स आपकी एनसीईआरटी के अंदर में 2 तरह के दिए गए हैं, स्टिर्ड और स्पार्ज्ड। ठीक है, स्पार्ज के अंदर में जो आप कह लीजिए कि ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं वो अराइज हो रहे होते हैं। स्टीयरिंग के अंदर कंटिन्यूअसली यहां पर मूवमेंट होती रहती है, एजिटेटर सिस्टम यहां एग्जिस्ट करता है। ज्यादातर के अंदर में आपको ये स्टीयरिंग टाइप ही देखने के लिए मिलता है, दैट इज योर एनसीईआरटी लाइन। तो हम यहां पर इसको करेक्ट मानकर चलें। सेकंड देखो, बायोरिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल ऑफ बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, बैक्टीरियल कल्चर। क्या ये बात सही है? अरे जिस चीज की आपके लिए महत्ता ही इसलिए है कि वो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सके, तो सीधे तौर पर यहां पर नीट ने मेंशन कर दिया स्मॉल स्केल कह के कि ये गलत ही होगा। ठीक है, और इनकरेक्ट ही पूछा है, दैट्स व्हाई सेकंड इज राइट आंसर। पर हमें पता होना चाहिए कि बाकी स्टेटमेंट क्या सही हैं। देख लो भाई,
बायोरिएक्टर्स हैव एन एजिटेटर सिस्टम, जैसा हमने बात करी, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम भी होता है। ये सारे आपके बायोरिएक्टर के कंपोनेंट्स ही हैं, तो ये सही है। फोर्थ को भी देखो तो बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, ठीक है, वहां पर प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाएगा, प्रॉपर पीएच भी दी जाएगी, वो सब चीजें प्रोवाइड होंगी जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये भी सही है, हमारा हमें पता चल चुका है, हमारा राइट आंसर है सेकंड। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। बार बार हमने आपके साथ में जो सेशन लिए हैं उनके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पर खास एम्फेसिस किया है। और देखिए नीट ने क्या किया, सबको एक जगह पर परोस दिया है, लेकिन यहां पर चीज थोड़ी सी आउट ऑफ नीट भी चली गई है। क्या गई है भाई, माइस्थेनिया ग्रेविस के ऊपर खास ध्यान रहता है, आपको पता भी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। इसी के अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आपके एनसीईआरटी सीधी लाइंस के अंदर में मेंशन्ड है ये कि भाई ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन गाउट अपने आप में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। ये तो किसके कारण से होता है, यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन इन साइनोवियल फ्लूइड, तो भाई उसके कारण से होता है ये। तो डी को देखो तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ई दिया है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाटोसिस, ये यहां पर SLE जो है ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स चला गया है, लेकिन ये भी मैं बता दूं आपका ऑटो इम्यून डिजीज ही है। अब आप बोलोगे सर अगर यहां पर हमारी एनसीईआरटी से बाहर अगर चीज जा रही तो क्या हम इसे यहां पर जज कर सकते थे? देखो मेरे प्यारे, अगर A और B करेक्ट है और E करेक्ट है, ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान से देखो ABE ये है यहां पर। अगर आप किसी भी और ऑप्शन को लेके चलते हो, एकमात्र फोर्थ ऑप्शन है जहां पर अगर आपको डी का भी पता है ना तो आप इसको करेक्ट नहीं करके आएंगे, बाकी तो यहां पर हो ही नहीं सकते। तो बच्चे अगर आपकी एनसीईआरटी भी आप फॉलो करते हो आप उससे भी आंसर इसको कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है एनसीईआरटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आई होप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। वैसे मैं आपको ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर अगर चीज आई भी है, थोड़ा सा इसे अगर अपन समझने की कोशिश करते हैं तो ये भी ऑटो इम्यून डिजीज ही होती है, जिसके अंदर में मल्टीपल जगहों पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो सेल्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। स्किन के अंदर में, किडनी के अंदर में, ठीक है, आप कह लीजिए ब्लड के अंदर में, वेरियस स्तर के ऊपर में आपको इनका इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज के साथ में बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर। मैच करना है यहां पर दोनों लिस्ट को, तो भाई डाउन सिंड्रोम बच्चे सीधे माइंड में आते ही ट्राइसोमी 21 ध्यान आती है कि यहां पर जो 21st क्रोमोसोम है वो 3 पाए जाएंगे। आमतौर पर 2 पाए जाते हैं ना होमोलोगस, लेकिन यहां पर 3 पाए जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम यहां पर किसके साथ चली जाएगी, 21st क्रोमोसोम के साथ चली जाएगी। ट्राइसोमी वहां पर ये कर रहा होता है, ठीक है ना। अब इसी के साथ आप आगे बढ़े तो जो हमारा क्या, अब देखो यहां पर ए आया 3 के साथ, अगर आप ऑब्जर्व करो तो एकमात्र आपका सेकंड ऑप्शन ही है बस। मैं रियल बता रहा हूं, अब की बार नीट ने बहुत, आप कह लीजिए कि बच्चों को यह बात ध्यान रखा कि तुम्हारा टाइम यहां पर बच जाए, ठीक है। तो देखो एक से यहां पर सॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर हम बीटा थैलेसीमिया को देख, सॉरी यहां पर ये अल्फा आएगा, अल्फा थैलेसीमिया बी जो है ये किससे निकल कर आ रहा है भाई, सीधे हमको पता है 16th क्रोमोसोम पर है, और बीटा थैलेसीमिया जो है इसका 11th क्रोमोसोम के ऊपर है। और आखिर में क्लाइनफेल्टर जो बचा है ये यहां पर एक्स क्रोमोसोम के साथ जहां बात आ जाती है XXY, यानी कि एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है एक मेल के अंदर में, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस तौर पर सेकंड यहां पर राइट आंसर है और हमें करेक्ट ही बताना था। वेल बढ़िया, आगे नेक्स्ट पर अगेन आ गया है आपके सामने अगेन कॉलम मैचिंग। तो देखो भाई यहां पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपके सामने। अब देखो हमने हमारी नीट फिनाले के अंदर भी आपके साथ डिस्कस किया था नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज लिपिस लूप्स। तो देखो प्यारे, आपने अगर ए के साथ में 2 लगाया, ए के साथ में 3 है ये, अरे 3 है भाई, हाँ। तो देखो भाई पहले ही 1 और 2 बाहर हो गए, 3 और 4 आपके सामने बच गए। बी को देखो तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी हमारी मल्टीलोड 375। अब यहां पर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो नहीं होगा भाई। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कह दिया है इसने, आईयूडी। अब देखो अगर कोई प्रोजेस्ट्रोजन कहे तो भाई ये इंप्लांट्स, ये आप कह लीजिए कि हार्मोन तो रिलीज करते हैं पर दीज आर नॉट आईयूडीज, ठीक है ना। ये आएगा LNG20 और इंप्लांट्स के साथ में जाएगा फिर सेकंड। तो ऑब्जर्व करते हो क्या लग रहा है भाई, यहां पर भाई ए के साथ 3 है, बी के साथ 1 है और सी के साथ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हो गई LNG, यानी कि सी है बच्चे यहां पर आपका राइट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला भी यहां पर मैच द फॉलोइंग आया है और ये आया हमारी एनिमल किंगडम। अब की बार एनिमल किंगडम से आपके माने 5 क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, ठीक है। तो देखिए जरा हमारे साथ,
ल्यूरोब्रेकिया आपको पता है ये टीनोफोरा के अंदर में आता है। रेडुला मोलस्का, अगर ये दो भी आपने ध्यान से देख लिए तो हो गया है सॉल्व। दिखाऊं, देखो जरा, ए ल्यूरोब्रेकिया 2 के साथ, ल्यूरोब्रेकिया 2 के साथ तो भाई 3 और 4 तो कर दो गलत। बी यहां पर है 1 के साथ, बी 1 के साथ, ए इज राइट आंसर। दैट्स इट, इतना सिंपल रहा है। ठीक है, बाकी स्टोमोकोड का आपको पता ही है, हेमिकॉर्डेटा के लिए, और एयर ब्लैडर जो है ऑस्टिक फिश के अंदर में पाए जाते हैं, जो उनकी बायोंसी मेंटेन करता है ताकि वो डूब ना जाए। ठीक है, तो ये वाली बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल, क्या बताना है, फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। अब देखो ये हमारा जो गैसियस एक्सचेंजमेंट लेवल है वहां से उठकर आई है बात, हालांकि इसके अंदर टच जो है वो हमारे बोर इफेक्ट का भी आ जा रहा है। ठीक है ना, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कहां पर, एल्वियोलाई लेवल पर। तो देखो भाई कैसे अचीव हो सकता है भाई, पहली बात तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होना चाहिए। ठीक है, तो देख लें जरा, लो PCO2, लो PCO2, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं 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 नहीं, हाई टेम्परेचर नहीं, हाई PO2, यस, यहां पर बात हमारे सामने आ रही है। लेकिन क्या फोर्थ भी तो यही कह रहा है। अब यहां पर जब आगे ऑब्जर्व करते हो तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर होती है। कैसे, अब ऑब्जर्व करो, लेसर H आयन कंसंट्रेशन, लेसर H आयन कंसंट्रेशन के ऊपर में बात आ रही है, और नीचे क्या कर रहा है, हाई PCO2। अरे हाई PCO2 अगर होगा तो कहां से अटैच होने वाला है, तो भाई ऐसी बात अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट जो है ये यहां पर राइट निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट पर चल लेते हैं। यस, लिस्ट 1 लिस्ट 2, अब यहां पर भी अगेन आपकी मैचिंग आ गई है। ठीक है, कोकेन ऑब्जर्व करो तो एरिथ्रोजाइलम, कोका ये आ जाता है इसका। हीरोइन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये किसके साथ में आ जाता है, तो देखो हीरोइन की जो अफेक्ट है यहां पर, ये जाए किसी सोर्स पे चला जाएगा, ये पेपेवर सोमनिफेरम। मॉर्फिन जो है ये आ जाएगा अफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी। ठीक है, इस पर आ जाएगा। मैरिजुआना पर अगर हम देखें तो ये कैनाबिस सटाइवा का। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जर्व करिए आप, क्या लग रहा है, कोकेन के साथ में आ गया है 3। ठीक है, तो इतने से ही ए के साथ में 3 आ रहा है, थर्ड आपका राइट आंसर निकलकर सामने आ जाता है। ठीक है, ये हमारा सामने निकलकर आ जाता है। क्लियर बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। यस, तो भाई लिस्ट 1 लिस्ट 2, अब यहां पर आप ऑब्जर्व करिए तो ये आपके सेल साइकिल से उठाकर सवाल आपके सामने लेकर आया गया है, और उसमें भी खास बात करी जाए तो प्रोफेज के दौरान जो घटना घटती है मियोसिस की, उसको यहां पर ध्यान में रखकर सवाल आपके सामने ये बना दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए प्रोफेज के अंदर जो सब फेजेस आती हैं उनमें आप किन को रखते हैं, लिप्टोटेन, जाइगोटेन, पकायटेन, डिप्लोटेन और डाइकिनेसिस। तो ऐसे में इसमें आपकी डिप्लोटेन को हटाकर बाकी चारों को रखा गया है, और इनके अंदर होने वाले स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखकर आपको कनेक्शन इनका बनाना है। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो ए डाइकिनेसिस सबसे आखिरी होता है, सबसे आखिरी है प्रोफेज का ये। तो इस दौरान क्या होता है, कंप्लीशन हो रहा होता है यहां पर टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी जो है वो सीधे तौर पर इसी तरफ इशारा करती है, कंप्लीशन हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। तो ए आ रहा है हमारे 2 के साथ में। पकाइटिन ये वो स्टेज है जहां पर क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होती है, और यही जन्म देती है किसको, हमारे यहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल को, ये इसके साथ में आ जाएगा। जाइगोटिन की जहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर सिनोप्टेनोमिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, क्योंकि ये सेकंड लेवल है, यहां पर ये आ जाएगा 1 के साथ। और लिप्टोटीन के अंदर में आपको जो क्रोमोसोम देखने को मिलता है वो कैसा मिलेगा, एकदम थिन लेयर आपको देखने के लिए ये मिलता है। तो लिप्टोटीन के साथ में आ जाएगा यहां पर हमारा 3। तो देखो जरा क्या बन के आ रहा है हमारे सामने, ए आ रहा है 2 के साथ, बच्चे एकमात्र सेकंड ही है, यानी अकेले अगर आपको पहला ही पता था आप यहां पर आंसर कर देते। ठीक है, एकदम इजी तरीके से चीजें आपके सामने रखी गई हैं। चलो अगेन देखो, मैं बता रहा हूं ना आपकी बार, तो भर भर के मैच द फॉलोइंग। और ये देखो ये आया है हमारे ज्वाइंट से रिलेटेड। कैसे, ये देखो भाई कैसा सवाल आ रहा है, फाइब्रस ज्वाइंट। हमें पता है भाई साहब कि फाइब्रस जो ज्वाइंट्स होते हैं ये मूव नहीं करते, कहां मिलते हैं, हमारे स्कल में मिलते हैं ये। ठीक है, उनके जो फिशर्स हैं वहां पर पाए जाते हैं। तो ये कहां पर, स्कल, ए को ले आओ स्कल के साथ में। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहां पर, एडजेसेंट वर्टिब्री जो उनके बीच में पाई जाती है। यस, लिमिटेड मूवमेंट होती है, बिल्कुल सही बात है, बी आ जाएगा 1 के साथ। हिंज जॉइंट जो है नी, एल्बो है ना, और ये क्या करता है, हेल्प इन लोकोमोशन, ऑब्वियस तौर पर।
लेकिन बॉल एंड सॉकेट कहां पर पाए जाएंगे? ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल रोटेशनल मूवमेंट। तो इसको देखकर क्या कह सकते हो? ए आ रहा है 3 के साथ, ए आ रहा है 3 के साथ और एकमात्र। यस, देख रहे हो एकदम चीजें ऐसे परोसकर आपके सामने आई हैं आपकी बार एग्जामिनेशन में। चलो आगे चल रहे भाई, अगला क्वेश्चन हमारे यहां पर आ रहा है नॉट स्टीरॉयड हार्मोन। क्या कह रहा है? कौन सा इनमें से स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है? हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर से उठकर सवाल जो ये आया है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके तीनों के तीन जो है यहां पर वो कैसे हैं? स्टीरॉइड्स हैं। कौन कौन से भाई? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और कॉर्टिसोल। दरअसल ये तीनों ही जो हमारे यहां पर पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं, ये आप कह सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड से भी इनका प्रोडक्शन रहता है, ठीक है। और जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल स्पेसिफिक स्टेरॉइड भी है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल स्पेसिफिक स्टेरॉइड भी है। तो भाई ऐसे में खाली कॉर्टिसोल अगर आपको और ध्यान है कहां पर हमारे एड्रिनल ग्लैंड का, वो भी दरअसल कोलेस्टेरॉल से ही डिराइव होता है, तो वो भी स्टेरॉइड नेचर का ही होता है। तो दैट्स वाई ये तीनों ही कैसे हैं? स्टेरॉइड। एकमात्र हमारा ग्लूकागॉन बच गया है, दैट इज नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। तो भाई आप यहां पर एक्स जैसे कहा जाए ना कि छोड़कर, ठीक है, एक्सक्लूजन के सिद्धांत से भी निकाल सकते हैं कि थर्ड यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन बोथ सेक्सेस द कॉकरोच। भाई आपकी बार कॉकरोच से आया है सवाल, ठीक है, उम्मीद थी फ्रॉग से आएगा पर कॉकरोच से आया है सवाल। अ पेयर ऑफ ज्वाइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट ऑन। ठीक है, ये अपन ने जो लास्ट सेशन लिया था वहां पर अपन डिस्कस भी किया हुआ है और आपने माइंड मैप्स के अंदर भी इस चीज को डिस्कस किया था कि एनल सर्काई कौन से सेगमेंट पर? 10th सेगमेंट पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। 10th सेगमेंट जो है वहां पर ये एग्जिस्ट करेगी। तो ये ऑब्वियस तौर पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर में क्लियर कट जो सेगमेंट्स है, अलग अलग जो एब्डोमिनल, सबसे आखिरी एब्डोमिनल जो यहां पर सेगमेंट आ जाता है, वहां पर हमें ये देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो उनकी पोजीशनिंग और उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ये सवाल उठकर आया है। चलिए आगे चलते हुए असर्शन रीजन आया है अब आपके सामने। तो देखो पहला असर्शन क्या कहें? FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल, नो डाउट अबाउट इट। नाम में ही लिखा है यहां पर कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये इन फीमेल। लेकिन आगे जो इसने कहा कि लेडिग सेल इन मेल, FSH लेडिग सेल को कैसे इंफ्लुएंस करेगा, यहां पर हमें यह बात ध्यान रखनी है कि लेडिग सेल को अफेक्ट करने वाली, क्योंकि लेडिग सेल को ही इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो टारगेट करता है। इनको कहा जाता है क्या? इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं, इनको स्टिमुलेट करने वाला जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो यहां पर आप कह सकते हैं होमोलॉजी रखता है विद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, किसके साथ रखता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ रखता है। तो ये कहीं से भी FSH तो नहीं है, तो भाई यहां पर असर्शन हमारा गलत हो जाता है। आखिरी भी जो बात कही है वो सही नहीं है। रीजन पर आ जाओ भाई। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन, ऑब्वियस तौर पर भाई ग्रैनुलोसा सेल्स है वहां पर इन फीमेल, while interstitial cells secrete androgens in male, obvious तौर पर that is testosterone की जो हम बात करते हैं। तो रीजन यहां पर करेक्ट है लेकिन असर्शन गलत है, तो हम कह सकते हैं कि A is false और is true, यानी कि थर्ड है इसका राइट आंसर। तो बच्चे चीजें अगर आप कंप्लीशन, जैसे हम कहते हैं ना कि जो स्टेटमेंट आपके सामने है उसको कंप्लीट पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दोगे वो तुम्हें नंबर देगा, ठीक है ना। तो बस यहीं पर आखिरी के अंदर में आपको ध्यान रखना था। चलिए अब यहां पर यस, जैसा बार बार बताया गया भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में कैपेसिटी और वॉल्यूम, तो भैया अच्छे से ध्यान कर लो, आ गया है सवाल उसी से। तो देखो भाई, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात अगर आ रही है, ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसके साथ में मैच किया जाए? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आ जाएगा भाई? जिसको आप एक्सपायर कर सकते हो, यानी टाइडल वॉल्यूम के साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो कहां पर दे रखा है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा यस, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहां पर है? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी, यानी ये आ जाएगा 2 के साथ में, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी जब नॉर्मल आप ब्रीदिंग कर रहे हैं उस वक्त जो अमाउंट एयर का आपके लंग्स में मेंटेन्ड रहता है, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल। तो इसमें क्या आ जाएगा? जो हमेशा रेजिडुअल अमाउंट रहता है वो, प्लस में हमारा यहां पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी तो नॉर्मल नहीं जा रहा ना, तो बस ये आ जाएगा कहां पर? 4th के साथ में। वाइटल कैपेसिटी के अंदर भाई सब कुछ शामिल हो जाएगा, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा 1 के साथ। और आखिरी में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर में 3 आ जाएगा। तो यहां पर ऑब्जर्व करो, ए आ रहा है हमारे किसके साथ में? सेकंड के साथ में।
ए सेकंड, चलो फर्स्ट और 3 तो गए। यहां पर देखें तो बी को और ऑब्जर्व करें तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ रहा 4 के साथ में, दैट्स वाई डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बस इतनी सी चीजें यहां पर ऑब्जर्व करते ही हियर इज योर आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर गिवन एज ABC। ठीक है, ये तीनों जो हैं मसल्स हैं। ऑब्वियस तौर पर आप यहां तक देखकर काफी हद तक आइडिया भी लगा चुके हैं। क्या ये है हमारी जो आप कह लीजिए जनरल स्केलेटल मसल, ये है स्मूथ मसल और ये है कार्डियक मसल। ठीक है, देख के पता चल गया। अब इन्हीं को लेकर बात कही जा रही है कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट जो हैं उनके अंदर पाए जाने वाले किसी आपके लिए एग्जांपल को हम क्या इनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स, जैसे आप हाथों के अंदर बात करते हैं तो आगे की जो मसल है दैट इज बाइसेप और पीछे की मसल को कहा जाता है ट्राइसेप। तो क्या ये एक स्केलेटल मसल है? यस, ऑब्वियस तौर पर सही बात है। स्मूथ मसल स्टमक के अंदर में जो पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट होती है, इनवॉलंटरी होती है, वो यहां पर हमारे आप कह लीजिए कि स्टमक में पाई जाएंगी। ऑब्वियस तौर पर ये बात भी सही है। और कार्डियक आ गया हार्ट में। भाई ये तो पहला ही करेक्ट हो गया। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे, बिल्कुल ये करेक्ट है। बाकी जो यहां पर ऑप्शंस हैं उनको भी अगर देख लेंगे गलती कहां पर है तो हमको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी। सेकंड को देखो स्केलेटल बाइसेप्स, ये वाली बात सही है। इनवॉलंटरी इंटेस्टाइन, ये भी हम मानते हैं क्योंकि स्मूथ मसल भी इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन स्मूथ करके हर्ट कर दिया, ये बात कर दी गड़बड़। हर्ट में क्या होता है? कार्डियक मसल। थर्ड को देखो भाई, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? इनवॉलंटरी नोज टिप, इनवॉलंटरी नोज टिप। स्केलेटल में आ रहा है बोन, कर दी ना गड़बड़, तो भाई यहां पर थर्ड भी गया काम से। फोर्थ पर आ जाओ, स्मूथ टोज, नहीं ना, अरे टोज हिला सकते हो, यस। तो भाई ये सारी गलत है, फर्स्ट आपका राइट आंसर। बढ़ो आगे नेक्स्ट सवाल पर। ये लीजिए भाई, अब यहां पर आ गए एंजाइम, और वे एंजाइम कौन से बॉन्ड को तोड़ते हैं उनके ऊपर सवाल। तो भाई लाइपेज किसको तोड़ेगा? भाई लिपिड्स को तोड़ता है। लिपिड के अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। जहां पर फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल से अटैच हो रहा होता है तो उनके बीच में क्या बनता है? एस्टर बॉन्ड बनता है। जब ऐसे 3 फैटी एसिड जुड़े रहते तब जाके ट्राइग्लिसराइड बनती है। तो भाई ये लाइपेज किसको तोड़ेगा? इन्हीं एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। बिल्कुल सही बात। न्यूक्लियेज, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, उसको तोड़ेगा। प्रोटीएज तोड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड को जो कि प्रोटीन्स में है, और अमाइलेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। एकदम देखो कितना इजी सा क्वेश्चन एकदम परोस कर दिया है। तो देखो भाई ए आ जाएगा हमारा 2 के साथ में, ए 2 के साथ में एकमात्र। ये देखो भाई साहब, ज्यादा यहां पर किंतु परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं है, अकेला है यहां पर सेकंड, दैट इज राइट। अब यहां पर आ रहा है आपके इवोल्यूशन से सवाल। क्या कह रहा है इवोल्यूशन से सवाल? आपकी एनसीईआरटी की लाइन उठाकर रख दी है आपके सामने। भाई जो पेंगुइन के फ्लिपर्स हैं और डॉल्फिन के फ्लिपर हैं, आखिरी के जो रीजन यहां पर बताया ना, एनालॉगस ऑर्गन वाला जहां हम मेंशन करना होता है, वहां पर आपकी एनसीईआरटी में इसने इसको बताया है। तो भाई पेंगुइन बीइंग अ बर्ड, ऑल्दो ये पानी में तैरते हैं, फ्लिपर इसकी मदद करते हैं। डॉल्फिन के भी फ्लिपर उनको तैरने में मदद करते हैं, लेकिन डॉल्फिन इज मैमल भाई, वो मैमल है और ये एव्स है, दोनों के यहां पर अलग अलग है। तो यानी कि फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन अलग है। क्या होंगे? एनालॉगस ऑर्गन होंगे। ठीक है ना, एनालॉगस है ये। तो एनालॉगस किस तरह का? डाइवर्जेंट देते हैं या कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रेफर करते हैं ये। ठीक है, तो बी होगा हमारा यहां पर राइट आंसर। आ जाओ अगले पर। अब ये अगेन देखिए सेल्स डिवीजन के जो स्टेजेस हैं उनको यहां पर पिरोया गया है। तो जैसे हम लोग कहते हैं G1, ठीक है, सबसे पहले, फिर S फेज, फिर G2 फेज, G2 के बाद होती है M फेज। ठीक है, अब M फेज में जब डिवीजन हो रहा होता है तो पहले असर होता है न्यूक्लियस के ऊपर में। ठीक है, न्यूक्लियस का पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, बाद में जाके साइटोकाइनेसिस होगा। जब टीलोफेज भी कंप्लीट हो जाती है तब जाकर सेल अलग होती हैं। ठीक है ना, तो ऐसे में देखो भाई पहले कौन सा आएगा? G1 फेज। तो सबसे पहले इसको रख दें। ठीक है, फिर कौन आएगा? इसको यूं ही मेंशन कर दे, E आएगा सबसे पहले। फिर इसके बाद कौन आएगा? C, यानी सिंथेसिस, जिसमें रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा? गैप 2 यानी A, और फिर उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। अरे नहीं भाई, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी D, और फिर आखिरी में सबसे साइटोकाइनेसिस यानी ECADB। तो देखो भाई ECADB थर्ड, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है ना, ये बात क्लियर है हमारी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग से आता है सवाल, आ गया। क्या कह रहा है?
कौन है जो अफेक्ट नहीं करे। अब देखिए 5 फैक्टर आपके एनसीईआरटी में बताया गया है जिनसे कि अफेक्ट हो जाता है हमारा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात आती है, जेनेटिक माइग्रेशन की बात आती है, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की भी बात आ जाती है यहां पर, यानी वे सभी, और नेचुरल सिलेक्शन भी आ जाता है इसी के अंदर में। तो जो भी यहां पर हमारे जो 5 फैक्टर्स हैं उनमें से कौन नहीं है, तो देखो भाई कांस्टेंट जीन पूल। अब देखो जीन पूल अगर कांस्टेंट है तो बदला ही क्यों जाएगा, समझ में आ रही ना बात, बदला ही नहीं जाएगा ये। तो ऐसे आप कह सकते हो कि भाई 3rd इज योर राइट आंसर, दैट्स इट, ठीक है ना, इतना सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला आ रहा भाई यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड हमारा सवाल। द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल सही बात है, किन्हीं के अंदर में होता है, किन्हीं के अंदर नहीं भी पाया जाता, ठीक है ना। तो ऐसे में हम ये बात कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ये कोई यहां पर आप कह लीजिए इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, ठीक है ना। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। अरे नहीं भाई, वैसे भी जो लोग भी आप कह लीजिए फिजिकली काफी एक्टिव होते हैं, खेलों में काफी पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पर भी क्वाइटस जो है ये टॉर्न हो जाता है। तो ऐसे में ये वाली बात गलत हो गई है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 यहां पर आप कह लीजिए रॉन्ग है। तो हम क्या कह सकते हैं, यस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी सेकंड के साथ में हम जाना चाहेंगे, ये है यहां पर राइट आंसर। क्लियर है सभी को। तो भाई ये देखिए जो जो चीजें आपके सामने आ रही है ना, एकदम क्लियर कट, बहुत ज्यादा कुछ वहां पर डाउट की गुंजाइश बचती नहीं है, चीजें एकदम सही सही होकर आपके सामने आई, क्योंकि आपने बढ़िया तरीके से स्टडी करी है, ठीक है ना। और इसी का असर दिख रहा है भाई एग्जामिनेशन के अंदर, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस होगी आप सभी की। देखो भाई अगला भी फिर यहां पर आ रहा है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो भाई टाइफॉइड ऑब्वियस तौर पर आपको पता है कि सैल्मोनेला टाइफी क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। और लिशमैनियासिस क्या कर, लिशमानिया क्या है, लिशमानिया प्रोटोजोआ है भाई। तो लगाओ इसको 3rd के साथ। रिंगवर्म ऑब्वियस तौर पर फंगस की तरफ जाएगा और फाइलेरियासिस जाएगा निमेटोड की तरफ। तो क्या कहा जाए, ए है हमारा 4 के साथ, A4 के साथ एकमात्र, दैट्स इट, ठीक है ना। यस तो भाई काफी सारे स्टूडेंट को ये सॉल्व करते हुए फील भी हो गई होगी, है ना। मैं दरअसल ये कहना चाहूंगा कि देखो जो अब की बार का जो हमारा रहा है ये मॉडरेट टाइप का रहा है, लेकिन काफी सारी जगहों पर जहां पर क्वेश्चन है ये बहुत इजी तरीके से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आ गया है अब हमारा इवोल्यूशन से ही अगला सवाल, ठीक है। क्या है जो हमने बढ़िया तरीके से हमारी पढ़ी है, बढ़िया तरीके से हमने यहां पर स्टडी करी है कि आखिरकार ह्यूमंस जो हैं उनकी क्या यहां पर एंसेस्ट्री रही है। तो चारों के चारों यहां पर क्या जीनस होमो से ही उठाकर रख दिए हैं। और सबसे पहले हमको पता ही है हैंडी टूल किसने बनाए, होमो हैबिलस के ने। तो भाई पास्ट टू रिसेंट की तरफ में जाना, तो सबसे पहले आएगा ये, फिर उसके बाद आएगा होमो इरेक्टस, फिर आएगा निएंडरथल और आखिरी में होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये आखिरी में आ जाएगा। तो भाई इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले ए, देन डी, देन सी एंड देन बी। ए डी सी बी, हियर इज योर राइट आंसर, ठीक है ना, ए डी सी बी। चलिए नेक्स्ट पर चलें। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर में जो अलग अलग जगहें हैं जो आपने पार्ट्स की नेमिंग वहां पर करी है, तो देखिए भाई इस्थमस बिल्कुल पार्ट है, इनफंडिबुलम ये भी है और एम्पुला भी है, ठीक है। लेकिन जो यूटेराइन फंडस कहा, अरे ये तो खुद अपने आप में यूट्रस का पार्ट है, और फेलोपियन ट्यूब अपने आप में अलग आप कह लीजिए ऑर्गन है, ऑर्गन नहीं बल्कि मैं कहूंगा पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के रूप में हम कह सकते हैं। तो भाई ये नहीं है इसका हिस्सा, ये यूट्रस का हिस्सा होता है, ठीक है ना। चलिए वैसे इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं सर्विक्स की बात आती है, ठीक है, आउटर एक्सटर्नल वॉल्स की बात आती है, ये सब किसके हिस्से हैं, ये यूट्रस के हिस्से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पर अगेन आ गया है किससे, हमारे एनिमल किंगडम से सवाल आ गया है, ठीक है। तो भाई क्या कहा जा रहा है, एनालिड्स आर ट्रू सीलोमेट, सही बात है ना, क्योंकि एस्कहेलमिंथिस जो है ये तो रहा है हमारे क्या स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। लेकिन इसके बियॉन्ड जितने भी हैं एनालिडा से और आगे तक लेकर ये सभी सीलोमेट्स हैं। तो क्या ये बात सही रहेगी, यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बी पर आ जाओ। तो पॉरीफेरेंस आर स्यूडोसिलोमेट्स, क्या कह रहा है, पॉरीफेरेंस यानी जो हमारे स्पॉन्जेस हैं स्यूडोसिलोमेट्स। अरे वहां पर तो आप कहो कि डिप्लोब्लास्टिक सिचुएशन रहती है, तीसरी तो लेयर ही नहीं है वहां पर, तो काहे का स्यूडोसिलोम, गलत हो गया। सी को देख लो, एस्कहेलमिंथिस आर एसिलोमेट, कर दिया, गड़बड़ कर दी, हाँ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है क्या है वो
स्यूडोसिलोमेट होकर आ रहे हैं। तो भाई ये वाली बात भी गलत हो गई। प्लेटीहेलमिन्थिस, ये देखो इसको स्यूडोसिलोमेट कर रहा है, कर दी गड़बड़। तो भाई इस सबको देखते हुए हम कह सकते हैं कि केवल ए यहां पर करेक्ट है, देन गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन, ये होगा आपका ट्रू। ठीक है, और यस तो बच्चों विशाल सर ने आपको अपना पार्ट करा दिया है, आगे के 25 क्वेश्चन कराने वाली हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है यार, वैसे तो ये आपका बॉटनी का क्वेश्चन है लेकिन हम लोग ये कर लेते हैं, जूलॉजी के पोर्शन में आया है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, सेल साइकिल और मॉलिक्यूलर बेसिस आपका जूलॉजी के सेक्शन में आया था। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें दे रखा है, हमें पता लग रहा है कहाँ से आया है यार, सेल चैप्टर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, सेल चैप्टर से क्वेश्चन आया है, उसके स्ट्रक्चरल में क्या क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर्स में क्या क्या प्रेजेंट है, वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देता है। ठीक है, अब जब हम इसको करते हैं यार तो यार एक्सोनिम की अगर हम लोग बात करें, कहाँ प्रेजेंट होता है, सीलिया एंड फ्लैजेला में प्रेजेंट होता है। एक मिनट, हाँ, कहाँ प्रेजेंट होता है, सीलिया और फ्लैजेला में प्रेजेंट होता है, यानी कि ए का हो सकता है 2, क्या हो सकता है 2 हो सकता है। तो ए फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा कट जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या है, कार्टवील वाला किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों, कार्टवील प्रेजेंट होता है आपके सेंट्रियोल में। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल में प्रेजेंट होता है, यानी कि बी का है फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर आंसर हो जाता है थर्ड। आपके मैच द फॉलोइंग में बढ़िया चीज कर रखी है इन्होंने, 1 या 2 करा और पूरे मैच द फॉलोइंग का आंसर आया है ना, बढ़िया नहीं हुआ तुम लोग के साथ। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है किससे, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आया। मैंने बार बार चीख चीख के बोला था कि इसके कॉमन नेम्स याद रखने हैं, कॉमन नेम्स से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा एक ही नाम याद कर रहा है, दूसरा वो करेगा नहीं, तो यहां पर एग्जामिनर इसी चीज के साथ क्या करता है, खेल जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा, अगर हम लोग देखें टेरोफाइलम को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरोफाइलम को बच्चों हम लोग एंजल फिश बोलते हैं। मिक्सिन क्या है, मिक्सिन आपकी हैगफिश है। प्रिस्टिस क्या है, प्रिस्टिस आपकी सॉ फिश है। और एक्सोसिटस क्या है, एक्सोसिटस का कॉमन नेम इज फ्लाइंग फिश। तो टेरोफाइलम ए का क्या हुआ, थर्ड हुआ। ठीक है, थर्ड कहां कर है, आपके फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में ए का 3 दिया गया है। मिक्सिन बी का क्या हुआ है, फर्स्ट हुआ है, बी का क्या हुआ है, फर्स्ट हुआ है। तो हमें अपना आंसर मिल गया है, यानी कि आंसर है फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैच द लिस्ट। आपको क्या स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, आपको क्या बताना है, उनके कुछ कनेक्शंस दे रखे हैं, उनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दे रखे हैं, वो आपको यहां पर बताना है। मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, पॉन्स क्या होता है, पॉन्स नाम ही बच्चों हम लोग जब देखते हैं, ये क्या है, ब्रिज है, 2 चीजों को कनेक्ट करता है। तो यहां पर भी पॉन्स क्या है, कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। तो ए का क्या हुआ है, थर्ड हुआ है, और ये हमारा एक ही ऑप्शन में है, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखें, हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। मेड्यूला का देखा जाए तो मेड्यूला क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ना। इसके पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, याद है ना, ब्रीदिंग में पढ़ा था। ठीक है, फिर सेरिबेलम का लास्ट हो गया हमारा ये फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहा था, मैंने कहा था कि इससे क्वेश्चन आएगा, इस वेक्टर से क्वेश्चन आएगा, बार बार चीख चीख के बोला था। ठीक है, अब यार देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने करा भी हुआ है ना, थोड़ा डिफरेंट वे में है लेकिन करा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग डायग्राम शो रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322। एक्स का रोल बताना है और वाई का रोल बताना है। ठीक है, यहां पर एक्स क्या है, यहां पर एक्स दे रखा है आपकी ओराई और यहां पर एक्स दे रखा है आपकी रोप। ठीक है, ये 2 पोर्शन आपके दे रखे हैं। तो एक्स क्या करता है यार, एक्स 2 चीज करता है, हमें पता है, कॉपी नंबर को कंट्रोल कर रहा है और इनिशिएट कर रहा है रेप्लिकेशन को। ठीक है, क्या कर रहा है, कॉपी नंबर को कंट्रोल कर रहा है और रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो, पहली स्टेटमेंट बोल रही है एक्स जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्स जीन प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। Y इज फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्या Y एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। कौन सा शो करेगा, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाला। यहां ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट। नहीं भैया, आपके ओराई में कोई भी रिकॉग्निशन साइट नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। नहीं
X और I है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां पर पूछा गया है, दो स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है कि सही बोल रही हैं ये स्टेटमेंट या गलत बोल रही हैं। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि नेफ्रॉन के अंदर जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वो इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। अब सबसे अच्छा तरीका मैंने तुम्हें बोला था याद करने का कि डायग्राम याद रखो काउंटर करंट वाली, तो उसमें ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है, ये हमारी असेंडिंग लिम्ब है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में यहां से क्या आ रहा है, NaCl निकल रहा है, यानी कि ये असेंडिंग लिम्ब आपकी किसके लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। ठीक है, और यहां से आपका वाटर निकलता है, यानी कि ये वाटर के लिए परमिएबल है। क्या है, परमिएबल है। तो ये स्टेटमेंट हो गई है गलत। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट 2 बोल रही है पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉलमनर नहीं बच्चों, क्यूबॉइडल वाला प्रेजेंट होता है। क्या होता है, क्यूबॉइडल वाला प्रेजेंट होता है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, असर्शन रीजन स्टेटमेंट है, कोलोस्ट्रम से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, है ना। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। बिल्कुल सही है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यार उसके अंदर से फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स में येलोइश फ्लूइड रिलीज होता है, इजेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। और वो कोलोस्ट्रम अपने साथ बहुत सारी एंटीबॉडीज लेके आता है, जिनमें से मेजर कौन सी है, IgA वाली। तो यानी कि यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीज़न एग्जैक्ट वही रीज़न है जो हमें असर्शन के लिए चाहिए। तो आंसर होगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आ जाता है पाथवे, कंडक्शन पाथवे आपको बताना है। क्या बताना है, कंडक्शन पाथवे आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले किससे शुरू होता है, पेस मेकर कौन है, पेस मेकर आपका ऐसे नोड है, तो सबसे पहले क्या होगा, ऐसे नोड। ठीक है, सबसे पहले होगा ऐसे नोड, ऐसे नोड से कहां जाएगा, AV नोड पे, AV नोड से कहां जाएगा, AV बंडल पे जाएगा। अब देखो मिल गया आंसर हमें, ECADB, और कहीं नहीं है ना। तो उसके बाद क्या होगा, बंडल ब्रांचेस। ठीक है, यानी कि और फिर आपका पुरकिंजी फाइबर्स, यानी कि आंसर क्या होने वाला है, 4th होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्या है आपका, करेक्ट सीक्वेंस बताना है, मॉलिक्यूलर बेसिस से क्वेश्चन आता है ना। विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज टू गिव द टेम्पलेट। ये टेम्पलेट दे रखा है ना, ये टेम्पलेट दे रखा है, हमें इसका क्या बताना है, दूसरा टेम्पलेट क्या होगा, ये आपको इसमें बताना होता है। ठीक है, तो देखो अब यहां पर क्या है, 3' से 5' चल रहा है, तो दूसरा कहां चलेगा, 5' to 3' चलेगा। ठीक है, तो T है, T का क्या होगा, A, यहां पर A आएगा, यहां U आएगा, G आएगा। ठीक है, तो AUG ये तो अपना हो गया है ना, फिर आएगा U आएगा, A आएगा, C आएगा, फिर U आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर क्या होगा, 4th होगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने बार बार कही थी बायोटेक से यहां से क्वेश्चन आएगा, है ना। देखो इसने एक ही क्वेश्चन में आपका BT टॉक्सिन कवर कर लिया है, आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कवर कर लिया है, आपका जीन थेरेपी भी कवर कर लिया है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन किसके लिए यूज होती है, एम्फाइसीमा के लिए। ठीक है, Cry1AB कॉटन बॉलवॉर्म के लिए, Cry1AC कॉटन बोरर के लिए, और एंजाइम रिप्लेसमेंट किसके लिए होता है, आपकी ADA डेफिशिएंसी के लिए, जो कि जीन थेरेपी का पार्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है, देखो रुको, हाँ एक यहां पर हो गई है, रुक जाओ। ठीक है, देखो, अरे ठीक है रुक जाओ, ठीक है। देखो एंटी-1 ट्रिप्सिन क्या हो गया आपका, एम्फाइसीमा के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, एम्फाइसीमा के लिए हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या है, Cry1AB है, Cry1AB कॉटन बॉलवॉर्म के लिए नहीं, कॉर्न बोरर के लिए होता है, Cry1AC कॉटन बॉलवॉर्म के लिए होता है, और ये इसके लिए होता है। तो A का क्या होने वाला है, 3 होने वाला है ना, A का 3 होगा, B का क्या होने वाला है, 4th होने वाला है, यानी कि आंसर होगा 2nd।
ठीक है। नेक्स्ट देखो द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन स्टैंड फॉर, टीआई की सिंपल सी क्या बतानी है हमें, बेसिक सी इसका फुल फॉर्म बतानी है। टीआई क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, आंसर सेकंड हो गया है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यार क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस कर रहा है ना, क्राउन गॉल डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन किससे आया है? ईसीजी से आया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, बस दो अलग अलग कहां दे दी गई है, दो अलग अलग कॉलम्स में दे दी गई है। तो आपका जो पी वेव है क्या दिखाता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया दिखाता है, यानी कि ए का 3 होना है और एक ही ऑप्शन में ए का 3 है। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। इतना इजी बढ़िया पेपर आया है, मेरे ख्याल से बच्चों के मार्क्स भी इतने ही बढ़िया आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो स्टेटमेंट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से यहां पर क्वेश्चन आया है 187 वाला। दोनों स्टेटमेंट में हमें बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ये सारी चीजें हमें यहां पर बतानी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। बोल रहा है जो दो स्पीशीज है जो एक साथ रह रही हैं, है ना, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग, जो एक दो डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रही है, वो एक साथ नहीं रह रहे। नहीं भैया, रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते? देखो ये मान लो ए है उसको बी चाहिए और सी है उसको डी चाहिए, ये दोनों तो अपना आराम से रह सकते हैं ना साथ में, है ना। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि इसकी जरूरत बी है और इसकी जरूरत डी है, तो इसको आपस में लड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी ये बताओ, है ना। क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है? गलत बोल रही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी कि आंसर होने वाला है थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सेल से क्वेश्चन आया है, बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। नहीं भैया, क्लोरोप्लास्ट के पास पोरेंस होते हैं तो ये ज्यादा परमिएबल है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? हमारी पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है रिगार्डिंग जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अब जब हम लोग जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन की बात करते हैं तो यहां पर लूप ऑफ हेनले डीप इंटू मेड्यूला जाता है, ठीक है। क्या जाता है? डीप इंटू मेड्यूला जाता है। तो आंसर क्या हो गया है? सेकेंड हो गया है। नेक्स्ट देखो, कही थी ना मैंने इससे क्वेश्चन आएगा, है ना। मैंने कही थी कि यहां पर थायराइड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसके क्या कह सकते हैं हम लोग, उसके डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैंने बहुत बार कहा था, माइंड मैप में कहा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही थी तब कहा था, और अगर सुन लिया होता तो जिसका आंसर ये गलत हुआ है वो गलत नहीं हुआ होता, ठीक है। तो यहां पर देखो, एक्सपोथेल्मिक गॉइटर, यहां पर क्या है? प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स हो जाती है। सबसे ज्यादा जो सिम्टम है यही याद रहता है, इसमें क्या हो जाती है? प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स हो जाती है। तो ए का होने वाला है 3, है ना, 2 है, तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट हो रखा है एक्रोमिएगली। एक्रोमिएगली में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है कब? अडल्ट स्टेज में बढ़ेगा तो वो एक्रोमिएगली कहा जाएगा। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी कि बी का होने वाला है फोर्थ। तो बी का भी फोर्थ है। क्या बात है, एक तो आपको सोचने लायक क्वेश्चन मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? मून फेस एंड हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है? थर्ड होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ भैया, मैच द कॉलम, है ना। यूनिसेलुलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एक ही तो है हमारे गॉबलेट सेल्स जो याद भी रहते हैं, म्यूकस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का हो गया है 3, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी कि आंसर क्या होने वाला है? सेकंड होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आ जाता है आपका किससे? मॉलिक्यूलर बेसिस से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो
यहां पर आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या कर रहा है, एसएनआरएनएस टीआरएनए। फिर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, रो फैक्टर करता है, ठीक है, कौन करता है, रो फैक्टर करता है। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये टाटा बॉक्स क्या है, प्रमोटर है। आंसर क्या होगा, ए का क्या है, फोर्थ है। ए का फोर्थ कहां पर है, सिर्फ यहां पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर जिसने मेरा आरएनआर बैच अटेंड किया है, ये सेम मैंने आपको क्या बना के दिया था, यहां पर इस तरफ को मैंने बना के दिया था आपको, ये चार्ट है ना, एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेटेड मैंने यहां पर ये चार्ट बना के दिया था। तो यहां पर देखो, करेक्ट ऑप्शन बताओ। यहां पर जीएनआरएच रिलीज करता है एलएच, और क्या रिलीज करता है, एफएसएच रिलीज करता है। एलएच किसके पास जाता है, लेडिक सेल्स के पास जाता है, और एफएसएच किसके पास जाता है, सर्टोली सेल्स के पास जाता है। लेडिक सेल्स एंड्रोजन रिलीज करते हैं, ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे जो क्या इनिशिएट करता है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, ए क्या है, एफएसएच है, तो सेकंड या फोर्थ ऑप्शन में से कोई होगा, फर्स्ट और ये थर्ड कट जाता है। बी क्या है, लेडिक सेल्स है, ठीक है। फिर सर्टोली सेल्स है, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि आंसर क्या रहने वाला है, फोर्थ रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे बाइंड हो रहे हैं, वो पूरा स्टेप्स दे रखे हैं, उन स्टेप्स को हमें सीक्वेंस में अरेंज करने का है, ठीक है। क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट से। एक्टिव साइट से बाइंड करने के बाद हमारे पास क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोक होंगे, फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा प्रोडक्ट्स बनेंगे। प्रोडक्ट्स बनने के बाद क्या होगा, एंजाइम फिर अपने दूसरे सबस्ट्रेट को ढूंढने के लिए निकल जाएगा, क्योंकि इन केमिकल रिएक्शन एंजाइम सिर्फ हेल्प करता है और वो अपने आप को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो फिर हो जाएगा बी, तो EADCB कहां पर है, ये रहा, तो आंसर होगा फोर्थ, बायोमोलिक्यूल से ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं नॉन कॉर्डेट्स के लिए। ध्यान से देखो, नॉन कॉर्डेट्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है यहां पर, ठीक है। तो फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, नहीं भैया, ये कॉर्डेट्स में होती है। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, बिल्कुल सही बोल रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, नहीं वेंट्रल, तो ये गलत हो गया। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, बिल्कुल सही बोल रहा है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, बिल्कुल सही बोल रहा है, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, बी सही है, डी सही है और ई सही है, तो हमारा आंसर हो गया है सेकेंड। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग है, कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम से सीधा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो यहां पर देखो, स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, स्टोरिंग ऑफ फूड होती है क्रॉप में। 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कौन से होते हैं, गैस्ट्रिक सी का। और फिर 100 to 150 वाले कौन से होते हैं, माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। और स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग कौन सा होता है, गिजार्ड होता है भैया, गिजार्ड होता है। इसमें काइटिनस प्लेट्स लगी होती हैं जो ग्राइंड करती हैं फूड को, ठीक है। तो ए का क्या हुआ, ए का हुआ है फोर्थ, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। तो 4 2 3 1 कहां है, 4 2 3 1 आंसर होने वाला है फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो स्टेटमेंट दे रखी है, ब्रेन से क्वेश्चन है ना, एग्जैक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हमने एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी करा रखी है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कलोसम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोल रहा है द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम। कहां से आ गया भैया, ये सेरिब्रम नहीं होता, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है और फोर ब्रेन इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो गया है सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, हाँ भाई एरा से क्वेश्चन दे दिया है, एवोल्यूशन के एरा से क्वेश्चन आया है। तो एरा से क्वेश्चन आया है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मीजोजोइक एरा में क्या बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स डोमिनेंट थे, प्रोटियोजोइक एरा में लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आए थे, सीनोजोइक एरा में मैमल्स और पैलियोजोइक एरा में फिश और एम्फीबियंस डोमिनेट थे। डोमिनेट कौन सा था, ये वाली चीज पूछी गई है। तो ए का हो गया है 3, आंसर क्या हो गया है, फर्स्ट हो गया। देखो एक से ही पता लग गया है, एक से ही पता लग गया है, रुक जाओ 1 मिनट, ओके।
अच्छा नहीं नहीं, ये भी तो है हमारे पास अभी भी। बी का है फर्स्ट, ठीक है। सी का क्या है? सी का सेकंड नहीं, सी का फोर्थ है, तो आंसर हमारा थर्ड है बाबू भैया। ऐसे नहीं करके आना चाहिए था, तो आंसर फर्स्ट नहीं थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 99। अब यार ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना, हमें दे रखा है फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? बी प्लस है, मदर का ए प्लस है और चाइल्ड का ओ प्लस है। तो इसके जीनोटाइप क्या होंगे? बी प्लस का आई बी आई है ना, आई बी आई होगा, ए प्लस का आई ए आई और इसका आई आई, ऐसे करके होगा, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि अब देखो अगर इसका आई बी होता तो क्या चांसेस होते कि बच्चा आई मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला पहुंच जाता, क्योंकि इसके पास भी क्या, अगर आई ए होता तो ये नहीं हो सकता था, ठीक है, ये नहीं हो सकता था, फिर इसका ए भी होना चाहिए था, ठीक है। यहां पर ये भी नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, सिर्फ कौन सा? ए वाला जीनोटाइप, तो आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से एग्जैक्ट एनसीईआरटी की स्टेटमेंट उठा रखी है। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सही है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये भी क्या है? सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो आंसर क्या है? फोर्थ है, ठीक है। अब यहां पर हो जाता है आपका नीट 2024 के एग्जाम की डिटेल डिस्कशन खत्म, ठीक है। कौन सा सही है, क्यों सही है, कौन सा गलत है, क्यों सही है। आई होप आपको अपने सारे जवाब मिल गए हो ज़ूलॉजी के केस में। और बहुत जल्द आपको ये भी एक वीडियो मिलेगी कि सारी चीज़ें वहीं से आई है जो पढ़ाया गया है। क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसी तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस करे जहां पर यही सेम स्टेटमेंट यूज हुई है, ठीक है। तो यार अच्छे से अब तो पेपर हो गया है, तो रिलैक्स करो और खुश रहो। बाय बच्चों।